जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में देखा था ना, वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का बेसिक है। ऐसा जो हमारा एनिमल टिश्यू है, ये हमारा जो नीट 2022 एग्ज़ाम का जूलॉजी का पहला चैप्टर हम देखेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक नई चीज़ लेके आएंगे। हम सारे टिश्यू का ओरिजिन भी डिस्कस करेंगे। क्यों ओरिजिन डिस्कस करेंगे? क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, तो अब डिस्कस करेंगे तो बनना चाहिए क्लियर। तो अपन देखेंगे एनिमल टिश्यू वाले पार्ट में। तो एनिमल टिश्यू वाले पार्ट में इसका इम्पोर्टेंस पहले समझ लो कितना होता है और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम सीधे डिस्कस करना शुरू करेंगे अपना। यहाँ पे सबसे लोग चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि एनिमल टिश्यू में अपने को कौन कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें रीड करना है, सबको ही ध्यान से सुनना। तो अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। कोर्स मैंने कई बार बोला हूँ कि कोर्स तुम लोगों का आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कोर्स पूरा कब नहीं होता, जब लिखवाना होता है। लिखवाओ बोल बोल के, यहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो आराम से जो हम वहाँ 3 लेक्चर में पढ़ते हैं यहाँ 1 लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपको यहाँ पे एनिमल टिश्यू में एनसीईआरटी फोकस करना है, लेकिन एनसीईआरटी आप जब 10 से 25 बार पढ़ोगे तब जाके 100% एकदम क्लियर होती है सारी चीज़ें, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज भी हम लोगों को कम से कम 200 बार हो गया होगा एनसीईआरटी रीड किए हुए, लेकिन आज भी A to Z लाइन टू लाइन याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब हर एक शब्दों में कुछ ना कुछ वो छुपा के देता है, समझ गए। तो एनसीईआरटी के साथ साथ यदि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो आपको कोचिंग की सीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कोचिंग की सीट पढ़ते जाना, आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ना सीट के क्वेश्चंस इतना सफिशिएंट है बायो के लिए। आपको एनसीईआरटी, कोचिंग की सीट प्लस उसके क्वेश्चन, यदि आपने ये 3 चीज़ें कवर कर लिया ना, आप बायोलॉजी में टारगेट रखिएगा कि आपको बायोलॉजी में पर हर चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, सिर्फ सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। मतलब किसी के सीट में जैसे मान लो 200 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन कैसे करेगा, ये भी तो एक नई चीज़ है। तो उन क्वेश्चन को रिपीट कर दो एक बार, तो 400 हो गए। एक बार क्वेश्चन को अल्टरनेट कर दो, 100 हो गए। पहला तीसरा ऐसा, ठीक है। मतलब ले दे के आपको एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन करना है। बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब लास्ट में एग्जामिनर ने 200 क्वेश्चन इसलिए दिया है 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए, जिससे बच्चा नंबर ऑफ क्वेश्चन का स्पीड बढ़ा दे। सोचो ना, उसको अभी तक 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना होता था, उसको चैन नहीं हुआ, 20 क्वेश्चन और डाल दिया। उसको तो लगता है कि बच्चों को ऑप्शन दिया, लेकिन बच्चे बेवकूफ़ थोड़ी हैं भाई। तुमको अब तुमको उनको पढ़ना भी तो पड़ेगा। लालच के मारे कैसे भी अब तुमको जहाँ 180 क्वेश्चन पढ़ना था वहाँ 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब फिर उन 20 क्वेश्चन में तुमको डिसाइड करना है कि कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, तो वो तुम्हारा टाइम टेकन और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करने से तुम्हारा कंपटीशन कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। जैसा कि मैं एक डायलॉग बार बार पूछता हूँ, यदि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे से क्वेश्चन बन जाए तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा आपके मामा का क्या नाम है, सबको पता रहता है। लेकिन यदि एग्जामिनर चाहता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, बेटा मेरे मामा का नाम क्या है। समझ गए? तो वो उसके मूड पर डिपेंड करता है, आप उससे बड़े नहीं हो। बस आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो सोच क्या सकता है, समझ गए। तो उन पे मतलब ज़्यादा फोकस अपने को ये करना है कि अपने 180 में 160, 165, 170 तक पहुंचना है, सिलेक्शन लेना है। 160, 165, 170 तक पहुंचने के लिए मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको जूलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स चाहिए। और एक बच्चा नहीं, हज़ारों बच्चे लाते हैं। यदि आपको लगता है बाप रे नीट जैसे एग्ज़ाम में कैसे पॉसिबल है, तो एक बच्चा नहीं, बहुत बच्चे लाते हैं बायोलॉजी में 360 में 360। हमको लगता है इस साल 10,000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो बायोलॉजी में 350 स्कोर किए हैं 360 में। सच में इतना तो बहुत बच्चों का आता है। तो आप यहाँ नहीं तो यहाँ तो पहुँच ही जाओ। यदि आपने यहाँ तक पहुँच गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लेवल का हो जाएगा ना कि आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स यूँ हो जाएगी। फिर बचा केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री में भी आपको 160 या 150 पहुंचना है 180 में। यदि आपने केमिस्ट्री में 160 और 180 पहुंच गए तो फिर कोई माइकल लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इतनी तो फिजिक्स आपको आ जाएगी कि आप 20 या 25 क्वेश्चन बना लो, इतनी आ जाएगी। यदि आप फिजिक्स के 6 चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो आ जाएगी। फिजिक्स में भी यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो 2-3 साल के, तो 20-25 क्वेश्चन थ्योरेटिकल तो आ ही जाते हैं। रट डालो, फिजिक्स को भी रट डालो, भाड़ में जाने दो, समझ गए? तो इतना फिजिक्स भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी 2 महीने के अंदर अंदर रेगुलर क्लास रहेगी, याद रखना। 2 महीने में पता नहीं कितना पढ़ा डालूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? 2 महीने के अंदर अंदर मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों का एक बार पूरा सिलेबस हो। अपने से ट्राई करूंगा, 2.5 या 3 तक जा सकता है, 3 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगा, ठीक है? तो तुम्हारा मतलब तुम पे देखना है कि तुम पे कितना स्टेमिना है। याद रखना, यदि कोई बच्चा 300 और 250 के नंबर बराबर है ना, उसके भी सिलेक्शन में क्वेश्चन मार्क हो सकता है। इस क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाया तो तुमको 300 से तो 600 में जाना है, 250 से 600 में जाना है। तो कंपटीशन तुम लोगों के लिए उतना ही टफ है जितना बाकी बच्चों के लिए है। स्टडी में टाइम उतना ही देना पड़ेगा जितना बाकी बच्चे देते हैं, ठीक है? आज भी सब लोग अपने आप को 0 लेवल में मेंटेन करके चलो। 0 लेवल से एक हाई लेवल तक जाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से जा सकते हो। लेकिन अब जो टाइम बचा, जिनने अभी तक मिस्टेक कर दिया वो हो गया, लेकिन अब जो मिस्टेक किया ना वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। अब तो कोई चांस ही नहीं मिस्टेक करने का। अब एक दिन भी डिस्टर्ब हुआ, कुछ भी यदि हुआ तो गड़बड़ होगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। बाकी जहाँ तक फिजिक्स की बात रही, इसकी हम किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। अभी आपको ये ट्राई करना है, और ये बायोलॉजी ट्राई करने के हम इसको इतना मतलब क्रैश कोर्स शुरू करते हैं हर साल, तो एनिमल टिश्यू ही क्यों उठाते हैं? जिस भी साल क्रैश कोर्स करते हैं एनिमल से टिश्यू उठा लेंगे, उधर पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उठा लेंगे। तो इसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, मतलब नीट में क्या रोल है? नीट ही तो ज़िंदगी है अभी, है ना? तो इसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है एनिमल टिश्यू का, हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और इसकी सारी चीज़ों की बात करेंगे। थ्योरी तुम्हारे PDF में लिखी है, तुम्हारे NCERT में लिखी, तुम्हारे LN की सीट में लिखी है। इस वजह से थ्योरी के बारे में डिस्कस करने के लिए हमको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। चीज़ें यदि समझ में आ गई हैं, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं पढ़े होते, वो भी क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, ठीक है? तो एनिमल टिश्यू में हम सबसे पहले चैप्टर उठाएंगे अपना। एनिमल टिश्यू में हम फर्स्ट हेडिंग देखेंगे, क्या? टिश्यू। एनिमल टिश्यू में पहली हेडिंग है हमारी टिश्यू। हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड ऑरिजिन आर ऑलवेज सेम, इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब ऊतक, हिंदी में बोलेंगे ऊतक, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक, ठीक है? तो टिश्यू में क्या होता है, जल्दी जल्दी समझना है कि टिश्यू हमारे सेल का एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या टिश्यू सेल का एक ऐसा मतलब ग्रुप है। याद रखना, जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है? ये एक सेल है। इसी तरह से सेल इधर का नहीं आ रहा ना, आया? आ तो रहा ना। चलो देखो, आएगा, मजा आएगा, देखना है। मैंने क्या बोला समझना, ये दोनों डायग्राम को एकदम अपने दिमाग में उतार लेना, जिंदगी में कभी टिश्यू नहीं भूलोगे, ठीक है? कैसे? मैंने बोला टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल, ये भी सेल का ग्रुप है, ये भी सेल का ग्रुप है, ठीक है? हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, देख लो ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, ठीक है? एंड एक्ट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इन दोनों के फंक्शन अलग है। यदि ये आंख में है तो देखने का काम करेगी, नाक में है तो सूंघने का, पेट में है तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग टिश्यू होती है, अलग अलग काम करती है, मतलब इनका फंक्शन डिफरेंट है, ये डन है। मतलब फंक्शन को गोली मारो। लेकिन एक ही जगह में आंख में एक टिश्यू तो है नहीं, आंख में तो बहुत सारे टिश्यू हैं, मतलब टिश्यू का फंक्शन सेम भी हो सकता है। मजा आया? मतलब कि यदि एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज करता है फंक्शन को लेकर, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेम ऑर्गन के जो टिश्यू का फंक्शन सेम होगा, लेकिन अलग अलग ऑर्गन में जो टिश्यू का फंक्शन है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यदि हम बात करें इनका, एक चीज़ और है, पहले अभी उसको मैं ये वाला पॉइंट जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज ऑरिजिन
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सेम, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है। अब बोलो सर यहाँ पे फंक्शन सेम है, अब बोलो सर यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन में आप बता रहे थे फंक्शन डिफरेंट है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब इनका जो ऑरिजिन है वो हमेशा सेम होता है टिश्यू का, जो टिश्यू का ऑरिजिन होता है वो ऑलवेज सेम होता है। नीचे कहीं लिखा होगा टिश्यू आर ऑलवेज सेम इन ऑरिजिन। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू का ऑरिजिन होता है, सारी की सारी टिश्यू होती है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। और जो सेल होता है तो हमारी बॉडी में एक ही टाइप की सेल है जिसको हम बोलते हैं एनिमल सेल, जो कि स्फेरिकल होती है। अब उसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो गई, प्लाज्मा सेल, माइक्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, अलग अलग, लेकिन है तो सारी एनिमल सेल ही ना, मतलब सेल हमेशा ऑरिजिन सेम रहेगा। उसके और आगे की हम डीप की बात नहीं करना चाहते हैं, सबको पता है चीज़ें, प्रोटोसेल, कोजर्वेट्स, ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ। आइए अब हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फंक्शन डिफरेंट होता है टिश्यू का वो क्यों होता है, फंक्शन अलग अलग क्यों है। तो समझना, टिश्यू के अंदर होता है सेल और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम या जीन। जो कार है कितने स्पीड से जाएगी, कार पे डिपेंड करता है कि ड्राइवर पे, समझ गए। और कार कितना जाएगी ड्राइवर में, वो जब उसमें फ्यूल होगा तो डिपेंड करेगा। तो मतलब एक दूसरे के सब ये डिपेंड करती हैं। तो कार कितनी स्पीड से जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी, वो ड्राइवर पे डिपेंड करता है, मतलब वो ड्राइवर का टैलेंट है। तो टिश्यू तो कार है, टिश्यू क्या है, कार। ड्राइवर कौन है, जीन। आलसी है ड्राइवर, सोया हुआ है तो कार चलेगी नहीं, जग गया तो चलेगी। तो ऐसे जो होता है एक्टिवनेस एंड पैसिवनेस डिसाइड द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसके, जीन के। इसको वीडियो से नोट करना तो देख लेना है ना, सब लोग इसको वीडियो से कर लेना, भी लिखने का टाइम नहीं है। तो जो जीन की एक्टिवनेस है और पैसिवनेस है, ड्राइवर सोया है कि जागा हुआ है, वो डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। देखो समझना मेरी बात ध्यान से, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ तीनों चीज़ें। मैंने पहले लिख दिया ऑरिजिन, ये हमेशा सेम है। फिर मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये अलग हो सकते हैं। शेप की बात नहीं कर रहे, शेप की बात नहीं कर रहे, शेप तो स्फेरिकल ही होगा, है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शन ये डिफरेंट हो सकते हैं और ये डिपेंड करते हैं एक्टिवनेस ऑफ जीन या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक्टिवनेस या पैसिवनेस पर, है ना। तो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया नया वाला पॉइंट, ठीक है। फिर टर्म टिश्यू इज गिवन बाय बाइचेट। टिश्यू टर्म दिया था बाइचेट ने एनिमल को, और ग्रीव यहाँ पे अच्छा हाँ, ग्रीव नहीं लिखे क्या, कोई नहीं, चलो यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि टिश्यू टर्म दिया था किसने, बाइचेट ने, किसके लिए, एनिमल के लिए, और एक साइंटिस्ट थे ग्रीव ने दिया था किसके लिए, प्लांट के लिए, ठीक है। मतलब कि टिश्यू जो शब्द था, टर्मिनोलॉजी दो अलग अलग साइंटिस्टों ने, एक एनग्रीव ने, एक बाइचेट ने एनिमल के लिए, एनग्रीव ने प्लांट के लिए टिश्यू दिया था। अब टिश्यू के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी वर्ड दिया था मेयर ने, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइचेट, और डिटेल स्टडी इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। समझना मेरी बात, जैसे मान लो किसी को टीबी हो गया, क्या हो गया, टीबी, या किसी के कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया, तो जब अंदर की सड़ी हुई मसल्स को हम निकालते हैं ना, तो उसके टिश्यू का हम स्टडी करते हैं, उसके टिश्यू को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका हम इंप्रेशन लेते हैं। हमको पता करना होता है कि टिश्यू में रियल में क्या इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी टेस्ट। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी टेस्ट होता है किसी भी बीमारी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रहा था कि सारे टिश्यू का शेप है, लेकिन देखो ये सारे टिश्यू गोल गोल अरेंज होके एक गोल स्ट्रक्चर बना दिए, और ये सारे टिश्यू गोल गोल ही हैं लेकिन अरेंज होके एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बना दिए। मतलब कि जो हमारी बॉडी का शेप है, नोज़, कान, होंठ, जो भी हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो टिश्यू के अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं कि किसका शेप कैसे है। देखो जैसे किसी की नाक सुंदर है, किसी की नहीं है,
ठीक है, तो इससे तभी तो छुपाई हो, तो इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि किसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक, तो जैसे ऋतिक रोशन का कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो इस, है ना, तो इस हिसाब से ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो अब देखो टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब कि टिश्यू के टाइप, कितने टाइप के टिश्यू हैं। तो टाइप ऑफ टिश्यू में हम पहला देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा देखेंगे नर्वस टिश्यू और चौथा देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, आपको अपनी बॉडी में ये 4 टाइप्स के टिश्यू मिलेंगे और ये चारों टाइप्स के टिश्यू मिलके कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंप्लीट बॉडी बनाएंगे। और इन चारों टाइप के टिश्यू को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये जो चारों टाइप के टिश्यू हैं तो हमारी बॉडी के कितने कितने पार्ट को कवर करते हैं। जैसे हमारी पूरी होल बॉडी है ना, हमारी पूरी बॉडी मान लो 100% है, क्लियर। तो 100% में आपका एपिथेलियम टिश्यू कितने परसेंट पार्ट को कवर करता है? कोई नहीं। एपिथेलियम टिश्यू कितने परसेंट को कवर करता है? बोलो। 10%। कनेक्टिव टिश्यू कितना कवर करता है? 30%। और नर्वस टिश्यू कितना? 10%। और मस्कुलर टिश्यू कितना? 50%। मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? मसल्स। ठीक है, अब समझना सबका फंक्शन। जैसे मान लो कि हमने बोला एपिथेलियम, तो एपिथेलियम टिश्यू क्या कर, ओए पता नहीं, जैसे हम बात करें पहले टाइप ऑफ टिश्यू में जो 4 टाइप्स के टिश्यू है उनमें से जैसे हमारा जो एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है? हमारी बॉडी को कवर करता है, पूरी बॉडी को, चाहे बॉडी ऊपर की स्पेस हो चाहे अंदर का स्पेस हो। जैसे ये मुंह है ना, तो जैसे तुम मुंह में ऐसे हाथ डालोगे और जहाँ जहाँ हाथ को घुमाओगे, इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे डाल के पूरा जहाँ जहाँ तुम्हारा हाथ टच होगा वो बॉडी का हर एक पार्ट क्या है? एपिथेलियम। आप अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ ऐसे पूरा टच करोगे ये पूरा पार्ट क्या है? एपिथेलियम। अब ये हाँ सब ये पूरा जो बाहर की कवरिंग है पूरी की पूरी क्या है? एपिथेलियम। सिस्टम नहीं, कवरिंग। ठीक है, मतलब जो एपिथेलियम होता है प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो आउटर सरफेस हो चाहे वो इनर सरफेस हो, मतलब अंदर और बाहर। खाने के साथ भी कुछ इन्फेक्शन जाता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, बाहर से भी प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्शन का, आगे लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का पहला काम होता है कनेक्शन टू ईच अदर। हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट है सारे पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। अब दूसरा वाला याद रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है ब्लड, प्लाज्मा और लिम्ब, जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह घूमता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैस और फूड, न्यूट्रिशंस, क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करें नर्वस सिस्टम, इम्पल्स। हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेशन और इम्पल्स टाइप की चीज़ें हैं वो नर्वस सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होती है? मैकेनिकल सपोर्ट और मूवमेंट्स। हमारी बॉडी में जो भी, जैसे हम चल रहे हैं, हाथ पैर जो हिल रहे हैं ना, तो ये हड्डियों की वजह से नहीं हिल रहे, वो मसल्स की वजह से हिल रहे हैं। ठीक है, प्लस हमारी बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जैसे कि हमारा ये इसको ऐसे उठा लिया, तो उठाने के बाद ये मसल्स का ही सपोर्ट है यहाँ पे, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया आपको टाइप ऑफ टिश्यू। अब अलग अलग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ टिश्यू में। टाइप ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नोट्स बन जाएगा। टाइप ऑफ टिश्यू में सबसे पहले क्या है? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्या है? तो एपिथेलियम मैंने बता दिया प्रोटेक्शन लेयर। कनेक्टिव टिश्यू मैंने बोल दिया क्या? सपोर्ट एंड अटैचमेंट ट्रांसपोर्टेशन, जो इसको मैंने स्टार लगाया था। थर्ड नंबर आएगा मस्कुलर टिश्यू, मेंटेन द मोशन एंड मूवमेंट। यहाँ पे आप मैकेनिकल सपोर्ट भी लिख सकते हो, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। नर्वस टिश्यू, इनपुट कंडक्शन इन आवर बॉडी इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा नर्वस टिश्यू जो मैंने बताया। यहाँ से आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट
एपिथीलियम जो है दिया किसने था? अब देखो सबसे मजे की चीज़, हमको ना 3 लेक्चर सिर्फ एपिथीलियम पढ़ना है। तो हाँ, यदि दो लेक्चर सिर्फ एपिथीलियम पढ़ना है यदि हो गया तो। बात करें एपिथीलियम, तो मैंने क्लास जब स्टार्ट किया था मैं तुम लोगों को तभी बोला था कि एपिथीलियम के हम ऑरिजिन की भी आज बात करेंगे, तभी मैंने बोला था यहाँ पे पूरा पेज छोड़ना। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि जैसे अपनी बॉडी होती है, थोड़ी सी 1 सेकेंड सबको हालांकि पता है, तो जैसे अपनी पूरी होल बॉडी है, समझना पूरी की पूरी होल बॉडी की जो कवरिंग होती है वो एपिथीलियम से कवर होती है। किससे कवर होती है? एपिथीलियम से। और एपिथीलियम जो होती है थिन एंड डेड लेयर होती है। अभी प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे एपिथीलियम इज द वेरी लेस इंट्रा सेलुलर स्पेस एंड थिन लेयर। आगे लिखा होगा एक पॉइंट, अभी आ जाएगा। तो एपिथीलियम बहुत पतली होती है जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इसीलिए जो एपिथीलियम होती है इसको ग्रोथ करने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है, और ये सहारा लेती है कनेक्टिव टिश्यू का। आगे सारे पॉइंट आएंगे, मैं ये वाला पॉइंट इसलिए बोल दिया हूँ कि जो हम आगे पढ़ाएं तो तुमको समझ में आए। ठीक है? अब इमेजिन करो, सबसे अच्छा इमेजिनेशन है, ऐसे जब होंठ पकड़ोगे ना तो जो आपका अंगूठा है तो बाहर वाले एपिथीलियम को टच कर रहा है, और जो ये फिंगर है अंदर वाले एपिथीलियम को टच कर रहा है। ठीक है? बीच में मसल्स है, और ज़्यादा दबाओगे तो पेन होगा, तो नर्वस है। ले, सारे हो गए, सारे हो गए। जो ये है जहाँ जुड़ा हुआ है वो स्केलेटन वाला, मतलब कनेक्टिव। ये यहाँ ब्लड है तो कनेक्टिव। देखना बढ़िया मजा आएगा। ऐसे किए, ऐसे दबाए तो बाहर वाला जो अंगूठा टच हुआ बाहर वाली एपिथीलियम, अंदर वाला टच हुआ अंदर वाली एपिथीलियम। सॉफ्ट है, मस्कुलर। तुम दबा रहे हो तो तुमको पता चल रहा है कि पेन हो रहा है तो नर्वस, और ज़्यादा दबा दोगे तो खून निकल आएगा, कनेक्टिव। सारे टिश्यू हो गए, सबका तुमको रेशो पता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे इसके एपिथीलियम टिश्यू के ऑरिजिन की। तो एपिथीलियम टिश्यू का जो ऑरिजिन होता है, आगे शायद तुमको लिखा मिलेगा कि ये हमारा होता है एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल। नंदिनी, इन तीनों में सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है और एम्ब्रियो के किस पार्ट से बनती है? जल्दी बताइए। पहले अंदर वाली बनी थी, पहले बनती है फर्स्ट लेयर होती है, ये हमारी है फर्स्ट लेयर। सेकंड नंबर पे कौन बनती है? यदि हम बात करें ऑरिजिन की, तो ऑरिजिन में सबसे पहले क्या बनती है? फर्स्ट बनती है एंडोडर्मल, सेकंड नंबर पे एक्टोडर्मल, और थर्ड नंबर पे मीजोडर्मल बनती है, थर्ड नंबर पे, जो कि सिक्रीट बाई एक्टोडर्मल। याद रखना, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। तो फिर बनता है मीजोडर्मल, जो कि सिक्रीट बाई एक्टोडर्मल। इसके बाद एक और पॉइंट कि ये जो हमारा एंडो, एक्टो, ये सब बने हैं, ये एम्ब्रियो के कौन से सेल से बनते हैं? कौन सा सेल मास होता है? आउटर सेल मास या इनर सेल मास? अभी क्वेश्चन मिल जाएगा एम्स में। इनर सेल मास। आउटर सेल मास क्या बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है? तो ये बनेगा किससे? इनर सेल मास। अभी बोले थे कि मजा आएगा। ठीक है? तो ये हो गया इसका क्या? ऑरिजिन। क्या हो गया इसका? ऑरिजिन। थोड़ा सा और ये चीज़ भी याद रखना है आपको, इनर सेल मास याद रखना है। एंडोडर्मल है ना पहले, फिर एंडोडर्मल के ऊपर बनता है, फिर एंडोडर्मल के बाद बनता है एक्टोडर्मल, फिर एक्टोडर्मल के बाद बनता है मीजोडर्मल। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना जिससे थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। उसके बाद यदि हम बात करें
तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ था क्या, एंडोडर्मल, इसके ऊपर क्या था, एक्टोडर्मल, फिर ऊपर एक लेयर थी, एक नीचे लेयर थी, ऊपर वाली लेयर ने इसको खींच लिया था, नीचे वाले ने इसको खींच लिया था, तो बीच में एक बन गई थी क्या, लाइन, गैप हो गया था। फिर ये वाली सेल इस पे अटैच हो गई थी और नीचे एक मटेरियल सिक्रीट कर दी थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, मेसोडर्मल। तो इस तरह से हमारे एपिथेलियम का ओरिजिन होता है। जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है, कुछ इस तरह से एपिथेलियम टिश्यू का क्या होता है, ओरिजिन होता है। आगे बढ़ाओ। ये देखिए ना, मज़ा आएगा अभी। ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, ऑल सेल आर सिक्वेंसली अरेंज। मतलब कि हमारा जो एपिथेलियम, पता इस वाले टॉपिक में, चैप्टर में ना, मतलब सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है ना कि हम इंपॉर्टेंट बोल के बोर हो जाएंगे। मतलब जो बोर्ड में तुमको पॉइंट मिलता है ना, वो पॉइंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें से आते हैं 14 से 15 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से। इतनी पतली सीट है, इतनी पतली, इससे आ जाते हैं 14 से 15 क्वेश्चन। वो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, आओ, एक ही नंबर है वो, अभी ढूंढ दूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो देखो ना क्या पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू सिंगल एक ऐसी टिश्यू होती है जिसके सारे के सारे सेल एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। मतलब यहाँ ऊबड़ खाबड़ नहीं पड़े हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज हैं। तो ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, ऑल सेल आर सिक्वेंसली अरेंज, हैव अ मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। और बहुत बार पूछा जाता है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसका होता है, एपिथेलियम का। और यहीं पे एक पॉइंट मेंशन करेंगे हम, मिनिमम रीजनरेशन पावर किसकी होती है, नर्वस टिश्यू की, नर्व सेल की। जो नर्वस टिश्यू होता है उसका मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, वैल्यू पता है किसी को। यदि आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लिख देना है 0 और आंसर भी 0 ही जाएगा। लेकिन यदि आपको कभी 0 नहीं मिला है तो फिर आप लिख सकते हो 2 मिलीमीटर पर ईयर। नहीं देगा। 2 मिलीमीटर पर ईयर मतलब कि नर्वस टिश्यू यदि इतनी बड़ी है तो इतनी छोटी नर्वस टिश्यू बनने के लिए 200 साल चाहिए। जिंदा रहोगे क्या 200 साल? तो हो गया ना 0। समझ गए? इसीलिए 0 बोलते हैं, क्योंकि 2 मिलीमीटर पर ईयर मतलब 12 महीने में 2 मिलीमीटर, जो हमको देख भी नहीं सकते उतना, मतलब लगभग 0। ठीक है, नेक्स्ट अब अच्छी बातें शुरू होंगी। तो यदि हम बात करें एपिथेलियम में, तो इपी और थीलियो, इपी का मतलब होता है अपॉन यानी कि ऊपर, अथीलियो का मतलब होता है ग्रोथ। जो किसी के ऊपर ग्रोथ करता है उसको एपिथेलियम बोलते हैं। जिनको 11वीं का एग्जाम देना होता है उनको ज़रूरत पड़ती है, बाकी ये फोकट की चीज़ है, इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। एपिथेलियम का मतलब होता है इपी यानी कि अपॉन, थीलियो यानी ग्रोथ। जो किसी के ऊपर ग्रोथ करता है हम उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। पहले भी मैंने वो चीज़ बता चुका हूँ। उसके बाद सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू ग्रो इन द सरफेस ऑफ अदर टिश्यू, बता ही दिया मैंने। फिर एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज ग्रो ऑन द कनेक्टिव टिश्यू, ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रोथ करती है एपिथेलियम। देखो जो नीचे है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी का 30% पार्ट होता है। ऊपर वाला जो है, जो ये वाली टिश्यू है, ये पूरा टिश्यू एपिथेलियम है। देखो कितना प्यारा अरेंज है, मैंने बोला था ना एकदम लाइन से अरेंज होता है। और एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में यदि तुम लोग देख पा रहे होगे तो ये एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। समझ गए? इतनी चीज़ याद आई? याद हो गया ना, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करना जरा, है क्या स्पेस? हाँ,
ये एपिथीलियम है, इनके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर हुआ। नीचे एक लेयर है, नीचे एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू, और यह कनेक्टिव टिश्यू का न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होता है समझना, एपिथीलियम टिश्यू से एक मटेरियल सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल लेमाइना। क्या बोलते हैं? मतलब कि यहां से एक मटेरियल सिक्रीट होता है, ध्यान से देखना किधर से सिक्रीट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेसल लेमाइना। एक मटेरियल सिक्रीट होता है यहां से, एक मटेरियल यहां से सिक्रीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस लेमाइना। और ये दोनों मिलके एक ये लेयर बना देते हैं। ये देखो, एक ये न्यू लेयर बन गई, ये इस न्यू लेयर को हम बोलते हैं, ये जो न्यू लेयर बनी है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो फाइब्रस लेमाइना होती है, बहुत बार पूछा जाता है, सॉरी, जो बेसल लेमाइना होती है किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। और जो फाइब्रस लेमाइना होती है ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड ना, ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक स्पेशल टाइप्स का क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जो कि ये अरेंज होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड ग्लूकेरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और ये सीक्वेंस नीट में बहुत बार पूछा गया है। आया मजा? कितना प्यारा है एकदम, बहुत अच्छा है। देखो समझो, ये एपिथीलियम, ये कनेक्टिव, यहाँ से बेसल में लेमाइना सिक्रीट हुआ, यहाँ से फाइब्रस लेमाइना हुआ, दोनों बीच में जाके सूख गए, आपस में जुड़ गए, सूख के दोनों ने एक नई लेयर बना दिया जिसको हम बोल दिए फाइब्रस लेमाइना। जो बेसल लेमाइना होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो फाइब्रस लेमाइना होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। दोनों आपस में जुड़ के एक नई लेयर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि थिन और सेमी परमेबल होती है। मेन चीज़ तो यही है ना, जो कि क्या होती है, जो कि थिन एंड सेमी परमेबल होती है। खत्म इसकी कहानी। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता हो, हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता हो, ठीक है। पीछे करना एक मिनट। इसमें मतलब इंटरसेलुलर स्पेस मतलब समझ गए ना, ये जो फिर से डायग्राम करो, क्या गया डायग्राम पीछे वाला, ये देखो, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। तो जैसे ये एक सेल है और एक सेल ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, ये यहाँ कितना स्पेस है, लगभग बिल्कुल नहीं, 0 के बराबर, या तो बहुत कम या तो वेरी लेस। तो आप बोल सकते हो, आगे बढ़ाओ 2 पेज, आप बोल सकते हो इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट या वेरी लेस। फिर द टिश्यू सेल डिपेंड ऑन बेसल कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखो ये बेसल कनेक्टिव टिश्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट, मैंने पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ।
द थिन एंड डेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बता चुका हूँ पहले भी ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, ऑरिजिन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एपिथेलियम। हाँ, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि इसको तो कुछ पार्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बनाया था, हम स्पेशल पार्ट ऑफ बोलूँ, समझ गए ना। हाँ, नेक्स्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन आर फॉर्म बाय टू लेयर, बेसल लेमाइना, फाइब्रस लेमाइना, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट, फिर जो बेसल लेमाइना मैंने अभी बताया था, तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है, हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये नहीं है एनसीईआरटी में, है नहीं है, नहीं है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड फॉर्म बाय हाइलुरोनिक एसिड, तो भी अपने को याद रखना है, थोड़ा ऊपर, तभी तो नीचे तक मिलेगा, तभी तो कॉलेज जाओगे। थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर पढ़ के लेके चलना है, ठीक है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है एक स्पेशल टाइप्स का हाइलुरोनिक एसिड होता है, और जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ये दो केमिकल से मिलके बनता है। पहला केमिकल है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और दूसरा केमिकल है ग्लूकुरोनिक एसिड। तो इसका सीक्वेंस पूछता है, कैसे सीक्वेंस होगा, एक ये ऑप्शन देगा जो कि सही होगा, दूसरा ऑप्शन ये देता है GA और NAG और GA। बच्चे को गलत करने के चांस रहते हैं, कुछ बच्चा सोचता है ये और ये सेम तो हैं, हमेशा इस ऑप्शन को लास्ट में देता है, पहले ये वाला ऑप्शन देता है। तो बच्चों को लगता है कि लिखने में क्या जाता है, लिखा तो सही है लेकिन अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकोसामाइन और ग्लूकुरोनिक एसिड, याद रखना, इनका सीक्वेंस भी मस्ट है। अब देखो, अब मेरे को एक चीज ये बताओ, किस किस को फीलिंग आ गई है कि एपिथेलियम क्या है? किस किस को फीलिंग आ चुकी है कि एपिथेलियम क्या है? आ गई फीलिंग, एपिथेलियम क्या है? नहीं आई है? ऐसे पकड़ो 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 पकड़ो, आ गई। ये सब क्या है? एपिथेलियम, है ना। जितना भी मैंने बोला ऐसे करके पूरा हिला दो, जो भी ये सब क्या है? एपिथेलियम। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ऐसे करो, जैसे देखो ये इसका हाथ है, मैंने इसको ऐसे खींचा, दर्द कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्किन हमारे हाथ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? जैसे ये है, मैंने ये खींचा, ये पकड़ के खींचा, देखो पूरी ताकत से खींच रहा हूँ, हमारे हाथ में टूट के नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि कोई तो ऐसी चीज है जिससे वो जुड़ा हुआ है। एपिथेलियम क्यों खींच के बाहर नहीं आता? कभी ऐसे 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 नाक भी बाहर है, ऐसे ये कभी बाहर ऐसे कभी नहीं टूटता, नहीं टूटता ना। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, कभी नहीं टूटता। हाँ, आपको काटना जरूर पड़ सकता है, ठीक है, ऐसे। तो आओ, तो अब अपन देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे टिश्यू का जो आपस में इतना जोड़ के रखी है, नहीं टूटता है। मतलब हमारे टिश्यू के बीच में कोई तो ऐसी स्ट्रक्चर है जो दोनों को जोड़ के रखी है। जैसे देखो, यदि सिंपल ईंट रखी हो तो आप उठा लो तो आराम से उठ जाएगी, लेकिन इन वाले जो मकान बने उनकी ईंट उठेगी क्या? नहीं उठेगी, क्योंकि उन ईंटों के बीच में सीमेंट और गिट्टी है जो उसको बांध के रखी है। मतलब हमारे एपिथेलियम में भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बांध के रखेगी। अब मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, तुम लोगों की कसम खा रहा हूँ कि भगवान के दिमाग बहुत है, नहीं तो वो सिर्फ एपिथेलियम दे देते और उसके बीच जॉइंट ना देते तो फिर कैसे रहते? पता चले तुम किसी को, वो लड़कियों में होता है ना, वो सोना ऐसे, किसी के गाल पकड़े, गाल हाथ में, अरे ले अपना गाल ले ले, ठीक है, फिर चिपका लेना। तो ऐसे मतलब सोचो ना कितने दिमाग वाले हैं भगवान, है ना। तो उनने मतलब पूरा सिस्टम बहुत सही बनाया है, ठीक। तो आओ, जैसे अपन देखते हैं ये मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू फॉर सपोर्ट, हमारी बॉडी में सपोर्ट के लिए टिश्यू को कुछ मॉडिफाइड कर दिया भगवान ने। क्या कर दिया? उनको ही कुछ मॉडिफाइड कर दिया। और जो मॉडिफाइड किया है, एक को बोला है इंटरडिजिटेशन, दूसरे को बोला है डेस्मोसोम और तीसरे को बोला है टाई जंक्शन। क्या क्या बोल दिया? इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम और टाई जंक्शन। मजा आएगा, ठीक है। अब जो इंटरडिजिटेशन होता है ये कुछ ऐसा था, देखो
देखो ये वाली टिश्यू, ये वाली सेल अलग है, ये दोनों अलग अलग सेल हैं। जैसे हमारी फिंगर ऐसे जुड़ी हुई हैं तो उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसे जोड़ दोगे तो ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। तो जो इंटरडिजिटेशन वाला होता है उसमें टिश्यू देखो कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे, तो इस वजह से ताकत ज़्यादा आती है, मतलब टूटता नहीं है। देखो ये होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, और ये वाला जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये कहाँ होता है, तो ये होता है कहाँ, सुसु घर। नहीं तो सोचो ना, जैसे अपन रोक के रखते हैं, पता चले कि ये वाला जंक्शन ना हो, थैली वही पूरा पानी पानी, ऐसा ये है ना। इंटरडिजिटल मतलब टाइट जंक्शन, ये यहाँ पे मतलब क्या उनको सपोर्ट, मतलब जैसे वो पूरा तुम क्यों हंस रही हो पूरा थैला है और ऐसे एकदम बांध के रखा है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरडिजिटेशन। इससे एग्जांपल है क्या, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट डेस्मोसोम या मैकुला एडहेरेंस। डेस्मोसोम या मैकुला एडहेरेंस का डायग्राम मैं कहाँ बना दूँ, यहीं छोटू सा बना देता हूँ। देखो 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 देखो, मतलब कि ये ऐसे है, अब हमने यहाँ से रस्सी डाल के रस्सी में गांठ लगा दिया, अब कुछ भी कर लो गांठ निकलेगा नहीं वो, समझ गया ना कैसे कि मतलब, ठीक है ठीक। तो ये हो गया अपना इसका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ये कहाँ पाया जाता है पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वगैरह में जो रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसोफेगस और उधर वॉस डिफरेंशिया वगैरह में रहता है। नेक्स्ट आ जाइए टाइट जंक्शन, ये बड़ा टाइट रहता है टाइट जंक्शन, ये कुछ ऐसे। सही हूं ना मैं, ये है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब कि सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मतलब कि ये एकदम तो बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं है, फिर भी इतना तो बोल सकते हो, ये इतना देखो ऐसे, तो भी एक तो नॉर्मल से तो सपोर्ट है ना। तो ये होता है टाइट जंक्शन, और ये होता है कॉलुमनर एपिथेलियम में। कहाँ होता है, कॉलुमनर एपिथेलियम। तो देखो हमारे इनके मॉडिफाइड हो गए, और ये जो मॉडिफाइड टिश्यूज़ हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कभी हम खाना खाते हैं, खाना खाने में एकदम पेट फूल गया, अब सोचो ना यदि ये 3 मॉडिफिकेशन ना होते तो चमड़ी कैसे एक थैली में भर के ले जाते फिर इधर के ऐसे, बढ़ गया खाना, अभी दूसरी थैली लेते उससे ऐसे भर के ले जाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए भगवान ने बहुत अच्छे से क्या है ना, मतलब ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसलिए भगवान ने कितना सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया सारी चीज़ों को। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू फॉर सपोर्ट। इसके बाद एक और मॉडिफिकेशन आएगा फॉर फंक्शन, माइक्रोबिलाई, सीलिया, स्टीरियोसीलिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारी बॉडी के ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं हैं जहाँ पे ये 3 और आने वाले 3 ना हो। तो इन तीनों को तुम लोग यहाँ तक सुनो, यहाँ तक तुम लोग पढ़ के आओगे, पीडीएफ तुमको ये अभी दे देगी, या तो सीट से पढ़ के लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। कल यहाँ तक का टेस्ट होगा हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में भी, और यहाँ इसमें भी कल यहाँ तक टेस्ट होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। वैसे कोई डाउट तो नहीं होगा इस पर, अभी तक पूरा क्लियर है ना एकदम, ठीक है।